तो डीपीपी नंबर B11 है ना, डीपीपी नंबर B11। लिखो, आंसर लिखो। तो B11 का आंसर, फर्स्ट का ABCD शायद पहले भी आया होगा 11th क्लास के डीबी में। सेकंड का आंसर B एंड C, ये भी शायद पहले आया होगा। थर्ड का आंसर B एंड C। फोर्थ का आंसर है अगेन B एंड C। फोर्थ का आंसर B एंड C। फिफ्थ का आंसर दे रखा है शायद आपको ना, दे रखा है ना, x बराबर y बराबर z बराबर 0, ये आंसर आ जाएगा, ये इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा इसका। सिक्स का आंसर है दे रखा है शायद आपको, नहीं दे रखा, सिक्स का आंसर नहीं दे रखा। अच्छा, सिक्स का आंसर नहीं दे रखा, तो सिक्स का आंसर बताता हूं मैं भी, है ना। सेवन का आंसर है ए इज इक्वल टू 5/3, और लिमिट कितनी आ गई, -2/9। ये भी लिखाता हूँ चलो मैं। एट का आंसर क्या है, एट का भी नहीं दे रखा, दे रखा है, एट का दे रखा है, मतलब एक तो सेवन का नहीं दे रखा और एक सिक्स का नहीं दे रखा। तो सिक्स का आंसर है, सेवन का दे रखा है तो फिर पूछ, सिक्स का नहीं दे रखा बस। तो सिक्स में ये एक फिगर आ जाएगा मेरे हिसाब से, डीपीपी नंबर 6। B11 में सिक्स का आंसर है 1275। सिक्स का आंसर 1275। इसका B एंड C है और इसका भी क्या है, B एंड C, ठीक है। ये था ना, ये बताना था बस एक आंसर मुझे ना, 1275, बाकी सारे हैं, है ना। तो फर्स्ट पर आ गए, फर्स्ट में कोई डाउट हो, सेकंड में कोई डाउट हो, सेकंड में ऑर्थो सेंटर निकाल लो आप, है ना। और ऑर्थो सेंटर का, हम ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना जानते ही हैं कि वो दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। पहले भी आया था सवाल ये ना हमारे 11th क्लास के डीबीपी के अंदर। तो वो दे रखा है हमें, ए और बी पॉइंट तो हमारे पास है, ए और बी पॉइंट हमारे पास है, पर उससे बना लो तो एक तो ऐसा बन गया, ये पॉइंट तो ए आ गया, ये पॉइंट बी आ जाएगा, फिर ए डैश बी डैश ऐसा आ जाएगा, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी ए डैश की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल का हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है, और हमें दे रखा है शायद ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक भी है ना, ऐसा भी कुछ दिया हुआ है ना कि दिस पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, यानी इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो जाएगा। ये भी दे रखा है हमें, ये इस तरह से होंगे कि इन चारों पॉइंट से एक यूनिक सर्कल कोई पास हो जाएगा, और हमें इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है। इस ट्राइंगल का मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड तो ये वाला है, तो इसका ऑर्थो सेंटर इस वाई एक्सिस पर लाई करेगा, मतलब उसका एक्स तो 0 आएगा। बस एक एल्टीट्यूड और निकाल लो, तो एक एल्टीट्यूड मैंने ये वाला निकाल लिया, एक एल्टीट्यूड मैंने ये वाला निकाला, यहाँ से पास होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा ये एल्टीट्यूड। तो इसका स्लोप निकाल लो, ये पॉइंट हमारे पास A,0 है, ये पॉइंट हमारे पास 0,B है। तो पहले इसका स्लोप निकाल लूंगा, स्लोप कितना आएगा इसका, -B/A है। तो यहाँ से जो एल्टीट्यूड पास होगा, ये पॉइंट हमारे पास है माइनस का A',0, तो इसका स्लोप निकाल लिया, इसका स्लोप आएगा -B/A, स्लोप इज -B/A। तो जो एल्टीट्यूड यहाँ से पास होगा उसका स्लोप आएगा A/B, तो y - y1 स्लोप इंटू x - x1, ये एक एल्टीट्यूड हो गया। एक हो गया y एक्सिस, यानी x बराबर 0, इन दोनों को सोल्व कर लो बस आप, तो व्हाट वी गेट 0,A'/B, ये उसका ऑर्थो सेंटर आ गया। अब ये कौन सा साइक्लिक है, तो पावर ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट लगा दो, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, तो A इंटू A डैश इज इक्वल टू B इंटू B डैश। बस A डैश को रिप्लेस कर दो, तो A का आंसर 0,B
बी डैश भी आ जाएगा। तो दो आंसर आ गए। थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में को डाउट, थर्ड में को डाउट, थर्ड में तो बी बराबर 0 आ जाएगा। और एक ही 4 वैल्यू आती हैं, 0 1 2 3, मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। उनमें उन्होंने पूछा है, हमारे पास ऑप्शन में 2 ही अवेलेबल है, इससे एक तो वो आ जाएगा, एक तो इनमें एक रूट कॉमन है। तो इसलिए जो है, मान लिया कॉमन रूट अल्फा है हमारे पास, ये मान लिया कि कॉमन रूट अल्फा है। एक तो एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर 0, और एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 0। इनमें दिया हुआ है कि रूट कॉमन हमारे पास है, एफ एक्स अलग से लिखा हुआ है हमारे पास। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स एंड प्लस बी इंटू कॉस एक्स, बी इंटू कॉस एक्स, ये हमें दिया हुआ है ना। और इनमें रूट कॉमन है ना, हैव द सेम सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर विच द इक्वेशन हैव द सेम सेट ऑफ रियल रूट्स। इनके जो रूट इसके आए वही रूट इसके आने चाहिए, ये हमें दे रखा है, मतलब है ना। तो उसमें हम देख सकते हैं कि भाई मैंने मान लिया इनका कोई रूट अल्फा है, अल्फा इसका भी रूट है और अल्फा इसका भी रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एफ ऑफ अल्फा बराबर 0। ना व्हाट इज एफ ऑफ अल्फा, 0, तो एफ ऑफ 0 बराबर 0 आना चाहिए। व्हाट इज एफ ऑफ 0, बी, तो बी बराबर 0 आ गया ना। यानी अगर हम चाह रहे हैं कि जो रूट एफ एक्स बराबर 0 के हों वही एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 0 के हों, तो उसके लिए बी का 0 आना जरूरी है। और जैसे ही बी 0 आया तो एफ एक्स ऐसे बन जाएगा। और अगर एफ एक्स ऐसे बनेगा तो एफ एक्स बराबर 0 के रूट क्या आ गए, एफ एक्स बराबर 0 का एक रूट तो आ गया एक्स बराबर 0, और एक रूट क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस है। बस अब ये दोनों ही इसके रूट आने चाहिए, ये कंडीशन है। ए निकालने के लिए ये कंडीशन है हमारे पास कि इसका रूट 0 और ए माइनस है, तो इस इक्वेशन के रूट भी 0 और माइनस से आना चाहिए ना। अब इसके रूट 0 और माइनस से कब आ सकते हैं, देखो आप, हम इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं एफ ऑफ एफ एक्स को निकालूंगा तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, बेसिकली आएगा एफ एक्स होल स्क्वायर और प्लस ए इंटू एफ एक्स बराबर 0, ये आएगा ना। तो इसके रूट हमारे पास 0 और माइनस से आने चाहिए, इस इक्वेशन के रूट, क्योंकि इसके रूट भी 0 और माइनस से आ रहे हैं। बस मैंने यहां से एफ एक्स कॉमन ले लिया, तो एफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ए बराबर 0। इसके रूट भी 0 और माइनस से आना चाहिए, और कुछ नहीं आना चाहिए। Now what is fx is? fx is x square plus ax, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस a बराबर 0 हो गया ना। अब दो रूट मुझे यहां से मिलेंगे, दो यहां से मिलेंगे, लेकिन जो रूट जो भी आएंगे, जितने भी आए हैं, रूट 0 और माइनस से आना चाहिए ना। तो देखो यहां से एक रूट क्या आ रहा है, 0, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या आ रहा है, माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से भी रूट आ सकते हैं, तो या तो यहां से रूट आए ही नहीं, इमेजरी आ जाए रूट, समझ रहे ना, या फिर रूट क्या आना चाहिए, 0 या फिर माइनस से आना चाहिए ना। तो अगर यहां से रूट 0 और माइनस से आएगा तो कंडीशन लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस ए बराबर 0। भाई या तो रूट आए नहीं, डी लेस देन 0 कर दो या तो इसका ना, या फिर इसका एक रूट अगर 0 है, या फिर एक रूट माइनस से आया है, या तो रूट रियल आए नहीं, या आया तो 0 और माइनस से आना चाहिए ना। तो अगर हम चाहते हैं 0 यहां से रूट आए एक, तो एक्स बराबर 0 सेटिस्फाई करेगा, उस केस में ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर रूट माइनस से आए, और अगर हम चाहते हैं माइनस से इसका रूट हो, तो माइनस से सेटिस्फाई करना चाहिए, उस केस में भी क्या आ रहा है, ए बराबर 0 आ रहा है। तो या तो ए 0 हो, या इसका डी नेगेटिव हो जाए, या इसका डी नेगेटिव हो जाए ना। तो एक तो पॉसिबिलिटी आ गई ए बराबर 0, भाई यहां से तो दिख ही रहा है ना, 0 और माइनस से आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आ गए हो तो 0 और माइनस से। अब या तो यहां से रूट रियल आए नहीं, या आए तो 0 और माइनस से आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब ए बराबर 0 हो, माइनस से कब आएगा, जब ए बराबर 0 हो। अब हम चाहते हैं या फिर रूट आए नहीं, तो डी, या तो ए को 0 कर दो, या इसका डी लेस देन 0 कर दो, डी लेस देन 0। एंड डी लेस देन 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी इज लेस देन 0, देयरफॉर ए इंटू ए माइनस 4 लेस देन 0। तो ए 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन ए बराबर 0 भी हमारा आंसर है, इससे मैंने 0 को इंक्लूड कर लिया, तो बस ये आना चाहिए ना। अब ए की इंटीजर वैल्यू चाहिए हमें, तो ए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ए 0 1 2 3 और बी बराबर 0, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए ऑप्शन में, लेकिन 2 ही हमारे पास है, एक 1,0 है और एक 2,0 है, बाकी हमारे पास है नहीं है ना। 4 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 4 में को डाउट, 4 अच्छा सवाल है ना। इसमें हमें अगेन दे रखा है कि बेसिकली वो जो एफ एक्स है वो अंडररूट वाला है ना, उस एफ एक्स के का लोकल मिनिमम आ रहा है -2 पर, और लोकल मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, 2 पर आ रहा है ना। यानी हमारे पास फंक्शन नहीं दे रखा है एफ एक्स। अच्छा सवाल है, मतलब है ना, आने वाले सवालों में से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, ए एक्स क्यूब
ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी, ये ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो भी फंक्शन है इसका जो मिनिमा आ रहा है वो आ रहा है -2 पर। x बराबर -2 इसके मिनिमा का पॉइंट है और x बराबर 2 क्या है, इसके मैक्सिमा का पॉइंट है। यानी यहाँ मैक्सिमा आ रहा है और यहाँ मिनिमा आ रहा है। और हमें दे रखा है कि a इस इक्वेशन का रूट है, ये भी दे रखा है कि a इस इक्वेशन का रूट है, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से रूट निकाल लो पहले, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x बराबर 3 आ गया और एक x बराबर -2 आ गया। तो या तो a की वैल्यू 3 है या a की वैल्यू -2 है, पता नहीं है अभी क्या है हमें ना। a की वैल्यू या तो 3 आएगी या -2 आएगी। हमें b भी निकालना है, c भी निकालना है और d के बारे में भी कहीं ना कहीं कमेंट करना है ना। तो हम देखते हैं, इसका मैं मैक्सिमम मिनिमम मुझे पता है, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दो और डायरेक्टली 0 जो आएगा वो एक -2 पर आएगा और एक 2 पर आ जाएगा। अब जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, देखो मैं आप, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी, ये ऐसा आ जाएगा। अब ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा तो 3ax स्क्वायर प्लस 2b इंटू एक्स एन प्लस सी, ये आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। अब हम ये देखें कि भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 करो आप, चाहे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 करो, एक ही बात है भाई। इस एफ एक्स के मैक्सिमम मिनिमा जहां आएंगे ना, वहीं इस क्यूबिक के मैक्सिमम मिनिमा आएंगे। क्योंकि अगर सिर्फ सवाल ये होता है कि एफ एक्स बराबर दिस क्यूबिक, इसके मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं अपन, वो डिफरेंशिएट करने पर यही तो आता। यानी इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के मैक्सिमम मिनिमा जहां आएंगे वहीं इस अंडर रूट वाले के मैक्सिमम मिनिमा आएंगे। सही है ना। यानी हमें पता है कि ये जो क्यूबिक के अंदर इसका मैक्सिमा तो आएगा -2 पर और मिनिमा आएगा -2 पर। अब हम जानते हैं क्यूबिक में ए पता नहीं है हमें, ए पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव हो गया तो क्यूबिक का डायग्राम ऐसा बनेगा, कट करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। और अगर ए नेगेटिव हो गया तो क्यूबिक का डायग्राम ऐसा बनेगा। अब देखो छोटा पॉइंट कौन सा है, -2 है। छोटे पॉइंट पर क्या आ रहा है, डेरिवेटिव के छोटे रूट पर क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है ना। तो इसका मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा। इसका मतलब ए नेगेटिव है तो ए बराबर -2। वो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, वरना कोई तरीका नहीं चेक करने का अपने पास। हम देख रहे हैं भाई, समझ में आ गई मेरी बात मेरी। तो हम ए नेगेटिव हो गए, क्लियर कर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -2। और अगर ए -2 आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ए की जगह -2 रख दो आप। तो ए की जगह -2 रखते ही कितना बन जाएगा, -6x स्क्वायर बन जाएगा ना। बस अब एक बार -2 पर डेरिवेटिव 0 आना चाहिए और एक बार 2 पर डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। ये डेरिवेटिव दो जगह 0 आना चाहिए ना, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम आएगा। नहीं तो एक बार इसमें x बराबर क्या रख दो, इस एक्सप्रेशन में एक बार हम रख दें x बराबर 2 और एक बार रख दें x बराबर -2। तो b और c में दो इक्वेशन आ जाएंगी और दोनों को रख के क्या करें, 0 के बराबर इक्वेट कर दें। समझ रहे हैं। तो एक बार मैंने x बराबर 2 रखा, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। एक बार x बराबर -2 रखा और इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। तो उससे b और c की वैल्यू आ गई। तो उससे b बराबर तो 0 आ गया और c बराबर 24 आ गया, b बराबर 0 आ गया और c बराबर 24 आ गया। उधर निकाल लेंगे अपन रख के ना। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि a कितना है, b कितना है, c कितना है, d कितना है। अब d के बारे में पता लगाना है, d कैसे पता लगाएंगे ये देखना है, ये चीज भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हमें a b c मालूम पड़ गया ना। तो a बराबर कितना है, -2 है। तो ये एफ एक्स कितना हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2x स्क्वायर। b बराबर 0 है, c बराबर कितना आया 24x। अब d निकालना है। अब देखो हमें ठीक ये पता है कि इस फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमा यहाँ आएंगे, है ना। इसका मतलब x बराबर -2, जैसे हम जानते हैं जिन पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा आते हैं उन पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ये तो x आया है, ये तो उस पॉइंट का x आया है अभी, जब मैक्सिमम आएगा या मिनिमा आएगा उसका y भी तो चाहिए ना अपने को। तो हम y कैसे निकालेंगे, इस x बराबर -2 को एक बार में यहाँ रखूंगा और एक बार में +2 को रखूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम x बराबर 2 रखें तो 2 रखने पर जो वैल्यू आएगी वो नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नेगेटिव आ गई तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा कैसे आ जाएगा, तो किसी पॉइंट पर तो आता है मैक्सिमम मिनिमा, तो उस पॉइंट के x तो पता है हमें, x तो मैक्सिमम मिनिमा के, लेकिन उनका y निकाल। तो -2 पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और 2 पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। उससे डी निकल जाएगा। जैसे अगर मैं x बराबर 2 रखूं तो 2 पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 पर वैल्यू हमारे पास 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए ना। तो अगर मैं x बराबर 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 2 से आएगा 4, 4 से आएगा 8, तो माइनस का 8 और प्लस कितना आएगा 48, 48 ही आएगा ना। और प्लस डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा।
नेगेटिव आ गया तो डिफाइन ही नहीं होगा ना फंक्शन, फिर माइनस टू पर डिफाइन ही नहीं होगा, तो फिर माइनस टू पर मैक्सिमम में कैसे आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक्स रखूं और वाई की वैल्यू नहीं आएगी तो पॉइंट ही नहीं आएगा हमारे पास है ना। तो इसमें आएगा डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये ऐसा आ गया। 40 आ रहा है, कितना आ रहा है, -40 आ रहा है शायद, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -40, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -40। एंड अब 2 रखूंगा, इधर 2 रखने पर आया, -2 रखने पर भी क्या आना चाहिए, 0 के बराबर, 0 से बड़ा आना चाहिए, तो -2 रख दो आपकी बार, -2 पर कितना आएगा 4, 4 से अगेन -2 आएगा, माइनस का 48 एंड प्लस का डी, डी था ना वहां लिखा हुआ, हाँ तो कितना आएगा, अच्छा क्यूब है, बिल्कुल सही है ना, तो हाँ तभी डेटा गड़बड़ आ रहा है वो, क्यूब रख दो आप, तो क्यूब रखने पर क्या आया, अगर मैंने एक्स बराबर 2 रखा तो कितना आया 8 16 आ गया, तो माइनस का 16 एंड प्लस 48 प्लस डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 32। अब -2 रखूंगा तब भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो -2 पर ये -8 16 हो गया, 16 माइनस का 48 एंड प्लस का डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, therefore डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 32। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, भाई ये भी ट्रू होना जरूरी है एंड ये भी ट्रू होना जरूरी, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 38, ये तो डी 32 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन अब अगेन ये लिखा हुआ है कि नॉन जीरो लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है वो नॉन जीरो आनी चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव आनी चाहिए नो डाउट, तो यहाँ इक्वलिटी हटा देंगे यहाँ से अपन, ये इक्वलिटी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो डी क्या आ जाएगा 32 से बड़ा आ जाएगा, टी मस्ट बी ग्रेटर देन 32, आगे समझ में, डी 32 से बड़ा आएगा वो। अच्छा सवाल है, मतलब आने लायक सवालों में से। 5 में कोई डाउट हो, वो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का एबीसी बना दो है ना, तो ए की संभावना है, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहते हैं वो, तो एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 एंड जेड बराबर 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। 6 में को डाउट हो, 6 में को डाउट, 7 में को डाउट, 7 में को डाउट, 7 में को डाउट, तो एक्स कॉमन ले लो वहां से, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो बाहर आ जाएगा एक्स की पावर a प्लस 1/3, फिर बाद में उसको एक्सपेंड कर दो, तो नीचे शायद एक्स स्क्वायर आएगा मेरे हिसाब से, कि एक्स बचेगा, तो निकाल लेंगे ना, ऐसे सवाल भी तो है शीट में हमारे, एक्स को बाहर निकाल लो, ये एक्स की पावर a लिखा हुआ है, यहां से एक्स बाहर निकाल लिया तो 1/3 होके बाहर आया वो, तो 1 + 1/x होल पावर 1/3, फिर 1 - 1/x होल पावर 1/3, और आगे क्या लिखा है, माइनस का 2 लिखा है शायद, ये -2 लिख दिया मैंने ना, क्योंकि वो एक्स की पावर 1/3 मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि एक्स को नीचे लाना जरूरी था, वरना एक्सपेंड ही नहीं कर पाते अपन, क्योंकि एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है ना, जब पावर नेचुरल नंबर नहीं होती तो 1 + समथिंग की फॉर्म में होना चाहिए, और उसमें जो समथिंग है वो -1 से 1 में लाई करना चाहिए, तब जाके एक्सपेंशन वैलिड होता है ना, तो ये एक्स इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये हो गया एक्स a + 1/3, और इसको एक्सपेंड करूंगा तो 1 + n इंटू एक्स प्लस n इंटू n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर इज दिस प्लस एंड सो ऑन, ये तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट वाले को, अब सेकंड वाले को कर दो, सेकंड वाले में क्या डिफरेंस आएगा, एक्स की जगह माइनस का 1/x रख दो बस आप, तो ये आ गया 1 + 1/3 माइनस का 1/x, यहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो n इंटू n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस का 1/x है, उसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये -2 बाद में लिखा हुआ है तो ये 1 1 -2 से -2 कट गया, ये इससे ये कट जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा हुआ, बाहर तो बचा हुआ x raised to power a + 1/3, और यहां कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1/3 इंटू -2/3, ये 1/3 माइनस का 2/3, लेकिन जो 2 था वो मैंने इससे काट दिया, समझ रहे, तो ये बचा, तो ये इंटू 1/x², और सेम टर्म ये आएगी हमारे पास, तो माइनस का 1/9 माइनस का 1/9 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो माइनस का 2/9 हो गया, माइनस का 2/9 और इंटू 1/x², और प्लस अब आगे क्या आएगी, हायर पावर्स आएंगी 1/x की है ना, तो हम चाहते हैं कि भाई जो है लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो बेसिकली ये अगर हमारे पास 2 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2, तो ये हट जाएगा, इसके बाद तो आगे 1/x³ भी आएगा ना, समझ रहे, तो ये दिस मस्ट बी इक्वल टू 2, नहीं आया समझ में, तो ये 2 हो जाना चाहिए, तो a + 1/3 मस्ट बी इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू माइनस का 5/3, और उसके इसमें लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2/9 आ गई लिमिटिंग वैल्यू। नेक्स्ट इसके बाद 8 में को डाउट हो गया ना, 8 के बाद शीट पर आ गए बना, शीट में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 में शायद
E6, तो E6 में कोई डाउट हो? मतलब फुटबॉल फील्ड है ना, उसमें एक तो रेक्टेंगल है और दोनों जो एंड है उन पर सेमी सर्कल बना हुआ है ना, उसका पेरीमीटर दे रखा है मेरे को, और रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया मैक्सिमम करना है मुझे। रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया मैक्सिमाइज करना है मैं, तो ये ऐसे बना दिया हमने ना, और ये सेमी सर्कल बने हुए हैं ना इन एंड्स पर, ये सेमी सर्कल बना दिए हमने ना, ये ऐसे सेमी सर्कल बना हुआ है। तो हमें रेक्टेंगुलर ये हमें दे रखा है कि दिस इज, ये एक्स मान लिया मैंने और इस विड्थ को मैंने वाई मान लिया ना। तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है मैंने, रनिंग ट्रैक है मतलब ये एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर से पाई आर हो गया मतलब ये, और बड़ी आर, आर इज y/2। तो ये एक तो आ गया एक्स, उसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, अब बड़ी आर y/2, उसके बाद फिर एक्स, फिर वापस पाई इंटू y/2, ये पेरीमीटर आ गया इसका ना। एंड दिस इज 440, इधर रखा है 440 मीटर, ये 440। तो ये दो वेरिएबल थे इसलिए एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब रेक्टेंगल पार्ट का एरिया मैक्सिमम करना है बस हमें। ये आ गया समझ में? तो ये आ गया 2x प्लस पाई वाई, आया 2x प्लस पाई इंटू वाई इज इक्वल टू 440। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और जो रेक्टेंगल पार्ट है उसका एरिया क्या है, x इंटू वाई, बस वहां से y निकाल के रख दो, एक वेरिएबल कम हो जाएगा। इसको E8 में को डाउट हो? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में आ गए। पार्ट 2 में कौन सा है, E2 में को डाउट हो तो वो तो इलिप्स है, उस पर एक पॉइंट ले लिया हमने, a cos थीटा कोमा b sin थीटा, a बराबर 4 है और b बराबर 3 है। तो इलिप्स है हमारे पास, उसमें रेक्टेंगल बनाना है अपने को, और उसका रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है कि उसका एरिया मैक्सिमम आ जाए ना। तो बस इस इलिप्स पर एक पॉइंट ले लो कोई भी, उस पॉइंट से रेक्टेंगल बन जाएगा। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ना, a cos थीटा कोमा b sin थीटा, ये ऐसा आ गया ना। अब इस पॉइंट का x क्या है, ये तो इसका x हो गया और ये इसका y हो गया ना। अब रेक्टेंगल जितना ये इधर है उतना इधर आएगा तभी रेक्टेंगल बनेगा ना, और जितना ये ऊपर है उतना नीचे आना चाहिए ना। बस ये रेक्टेंगल बन गया हमारे पास, इस रेक्टेंगल की डायमेंशन आ गई हमारे पास। तो ये कितना है 4 cos थीटा, तो ये पूरा कितना हो गया 8 cos थीटा, और ये कितना है 3 sin थीटा, तो वो कितना हो गया 6 sin थीटा। बस sin 2 थीटा बना दो इसके अंदर, और क्या ना, sin 2 थीटा बन जाएगा एरिया के अंदर, उससे थीटा बराबर π/4 आ जाएगा, थीटा बराबर π/4 को यहाँ रख देंगे, उससे रेक्टेंगल की डायमेंशन आ जाएगी। E3 में को डाउट हो? E3 जैसे सवाल आगे भी है, इसमें भी ये इवन फंक्शन है। देखो आप एक पॉइंट मान लिया हमने, ये डायग्राम बनाना जानते हैं हम, y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसकी वैल्यू अधिकतम कितनी आएगी 1 आएगी, तो ये 1 आ गया, और इवन फंक्शन है, डिफरेंशिएट करके अगर डेरिवेटिव निकालूंगा वैसे तो 0 पर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा ना। तो ये डायग्राम ऐसा बन रहा है ना, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा। अब एक रेक्टेंगल बनाना है हमें, उसकी जो एक साइड है that which has one side on the x-axis and 2 vertices on the curve, तो हमें इस पर अगेन एक पॉइंट ले लो बस आप, क्योंकि ये डायग्राम जितना उधर है उतना इधर है ना। तो हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया बस यहाँ पर, और ये मान लिया इस पॉइंट का x तो x है, और इसका y क्या होगा, y हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे ये कितना है, ये x है, और ये कितना है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अगर रेक्टेंगल बनाना है, डायग्राम सिमेट्रिक है, जितना उधर बनेगा उतना उधर बन जाएगा। तो ये रेक्टेंगल बना दिया बस। अब ये कितना है x, तो ये भी कितना हो गया x हो गया, और ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसमें एक ही वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो और मैक्स मिनिमा का कंसेप्ट लगा दो उसमें। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, कौन सा E8 में को डाउट हो? E8 में को डाउट बताना है, एक स्क्वायर बनाना है और एक सर्कल बनाना है। तो स्क्वायर की साइड लेंथ तो कितनी है, स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया 4x, और सर्कल का पेरीमीटर क्या आ गया 2πr, वो l के बराबर है, या वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। 2 मीटर लेंथ का एक वायर है, उससे एक स्क्वायर बना दिया हमने और एक सर्कल बना दिया। स्क्वायर की साइड लेंथ तो x है और सर्कल की रेडियस हमारे पास वो है ना। तो ये तार नहीं समझ में आया, वो तार की लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, उस तार से हमने एक स्क्वायर बनाया, यानी इसके 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट से स्क्वायर बना दिया जिसकी साइड लेंथ क्या है x। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4x, और उस सर्कल का तो 4x प्लस 2πr कितना आएगा 2 आएगा ना भाई।
4x, नहीं आ रहा समझ में? तो 4x प्लस 2πr बराबर कितना हो गया, ये 2 हो गया ना। तो यहां से आ गया 2x प्लस पाई इंटू आर बराबर L1 आ गया ना, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, एरिया मैक्सिमम करना है, किसका? स्क्वायर का और सर्कल का। तो ये स्क्वायर का एरिया हो गया, सर्कल का, इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो वहां से किसी एक को निकाल के रख दो बस यहाँ ना। अब या तो पाई आर निकाल के रख दो या एक्स निकाल के रख दो, बस रख देंगे, एक वेरिएबल आएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे, उससे एक्स और आर में रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 15 में को डाउट हो, डायग्राम बना लो उसका, तो और क्या है ना, सर्कल बन गया नीचे वाला, एफ एक्स हम जानते हैं और एफ इनवर्स एक्स तो मिरर इमेज ले लेंगे वाई इजिकल टू एक्स के अबाउट, बताना है भाई। इसमें डायग्राम बना लिया ना हमने, वाई इजिकल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। कब बनाना है, जब एक्स 0 से 1 के बीच में, 0 भी है और 1 भी है ना। तो बेस्ट है इसमें स्क्वायरिंग कर दो, हमें पता है कि अगर एक्स सेंट्रल में है तो वाई नेगेटिव होगा नो डाउट, हमें नेगेटिव वाला डायग्राम बनाना है ना, तो इसमें स्क्वायरिंग कर दो, वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1, पूरा सर्कल आ गया था, ताकि डायग्राम बनाना आसान हो गया हमारे पास। ये हमने सर्कल बना लिया, ये हमने सर्कल बना लिया, इस तरह से सर्कल बना लिया। सेंटर कितना आ गया इसका, 0,0, और इसका रेडियस कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। लेकिन हमें सर्कल बनाना है जब एक्स 0 से 1 के बीच में, जब एक्स 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में भी वाई नेगेटिव होना चाहिए। बस ये वाला डायग्राम बनाएंगे हम, ये डायग्राम बना लिया, 1 को इंक्लूड कर रखा है, एक्स बराबर 0 को इंक्लूड कर रखा है, बस ये डायग्राम बन गया ना, ये ऐसा। अब जब एक्स 1 से बड़ा है तो हमें वाई इजिकल टू माइनस एक्स ड्रॉ करना है, जब एक्स 1 से बड़ा है तो वाई इजिकल टू माइनस एक्स ड्रॉ करना है ना, वाई इजिकल टू माइनस एक्स। तो हम देख रहे हैं वाई इजिकल टू माइनस एक्स क्या होता है, ऐसा आता है ना। तो ये इसका एक्स 1 है, इसका वाई कितना है, -1 है। तो हम जानते हैं भाई ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा, दिस पॉइंट इज 1,-1, और हमें एक्स जब 1 से बड़ा है तो वाई इजिकल टू माइनस एक्स ड्रॉ करना है। तो ये इस पे होलो सर्कल लगा देंगे, लाइन ऐसे बन जाएगी। ये डायग्राम बन गया एफ एक्स का। बाकी सर्कल वर्कल कुछ भी नहीं है, बाकी सर्कल वर्कल कुछ भी नहीं आ रहा। ये डायग्राम कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये डायग्राम बना हुआ है बस एफ एक्स का। अब एफ इनवर्स एक्स का डायग्राम क्या बना दो, मिरर इमेज बना दो इसके अबाउट, और क्या। ये डायग्राम खुद वाई इजिकल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज है, ये जो बना है, क्योंकि जो सर्कल बना है ना वो वाई इजिकल टू एक्स उसका डायमीटर है, और सर्कल अपने डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो सर्कल का एक डायमीटर वाई बराबर एक्स। अब मुझे इसका इनवर्स फंक्शन बनाना है, तो बस मैं इसका मिरर इमेज बना दूंगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए, ये मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा इसका, ये मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा, और वही ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, इस पे होलो सर्कल लगा दूंगा, और ये यहाँ किस सकता है। तो ये एफ एक्स है, वो एफ इनवर्स एक्स है। अब एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज 0, मिनिमम तो एग्जिस्ट नहीं कर रही एफ एक्स की, और ऐसे एफ इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है -1 पर 0, और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है ना, डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना के कैलकुलेट। इसके बाद नेक्स्ट 17 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 17 में को डाउट, 17 के बाद कौन सा पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 10 में को डाउट हो, AMGM लगा दो उसमें, और क्या है ना, वो 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्रिएट कर लो, और उसमें AMGM लगा दो बस। तो ये 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 200 अपॉन 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और -2 कर दो यहाँ पर ना, पर ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकाल लो मिनिमम वैल्यू, और इसमें AMGM लगा दो ताकि वो कट जाएगा, और वो 2 इंटू अंडर रूट 200 आ जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 2 इंटू 200 आ जाएगी, 2 इंटू 200, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और -2 तो लिखा हुआ है अपनी जगह। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। समझ में आ गया ना, AMGM लगा दिया। 11 में को डाउट हो, 11 में को डाउट, 11 में देखो ये हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीजिंग है, डिफरेंशिएट करके निकाल लिया हमने, हमेशा इंक्रीजिंग आ रहा है, डेरिवेटिव्स का हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, 0 भी कहीं नहीं आएगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया अपने पूरे डोमेन में। लेकिन ये ऑड डिग्री का है, और हम जानते हैं ऑड डिग्री में अगर कोफिशिएंट रियल हो तो कम से कम एक रूट रियल आता है, लेकिन सिंस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है
इसलिए इसका एग्जैक्टली एक रियल रूट आएगा बस। एग्जैक्टली एक रियल वैल्यू ऐसी होगी जिस पे जीरो आएगा ये, क्योंकि ऑड डिग्री का है, डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इसलिए इसका एग्जैक्टली एक रूट ही आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ऑड डिग्री का है, इसलिए कम से कम एक रूट जरूर आएगा। अब वो जो एक रूट आने वाला है ना, वही हमें देखना है बस। तो हम देखें इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, x माइनस वन होल पावर 2013, फिर x माइनस टू होल पावर 2013, टर्म्स कितनी है इसमें, 2013 है शायद, है ना, तो ये आ जाएगा x माइनस 2013 होल पावर 2013, ऐसे लिख। तो इसमें मिडिल टर्म कितनी हो गई, एक मिडिल टर्म आ गई इसमें ना भाई, 2013 है ना, तो काउंटिंग हमारे पास ऑड है, तो एक टर्म कम कर दो, मिडिल टर्म एक ही होगा, तो उसको एक को कम करने से कितना आ गया 2012, तो आधे शुरुआत में आएंगे, आधे बाद में आएंगे, तो 1006 और 1006, तो 1006 के बाद जो नेक्स्ट वाला आया 1000, ये मिडिल टर्म हो गया इसका मतलब, x माइनस 1007 होल पावर 2013, इसके बाद आएगा x माइनस 1008 2013, इसके बाद आएगा, पहले आएगा x माइनस 6 होल पावर 2013, ये ऐसा, ये मिडिल टर्म है इसका ना। हमें बताया एग्जैक्टली एक रियल रूट है बस, एग्जैक्टली एक रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, एंड दैट वैल्यू इज 1007। तो देखो जितना एक कम हो रहा है ना, उतना वो बढ़ रहा है, तो अगर मैं x को 1007 रखता हूं, क्या 1007 पर ये जीरो आएगा, अब 1007 पर ये कितना आएगा 1, और वो कितना आएगा, फिर ये 1 आएगा, वो -1 आएगा, फिर वो 1 आएगा, -1 आएगा, तो ये सब 1 आएंगे और वो सब -1 आएंगे, कट जाएंगे, और वो खुद जीरो हो रहा है, तो द रियल रूट इज 1007, और उसके डिजिट जो है उनके स्क्वायर का सम निकालना है अपने को। और कौन सा है 12 मेरे को डाउट हो, वो एक बार हमें 3 केस मानने पड़ेंगे, एक बार ए को 0 बताया तो है कल मैंने आपको ये, पर उसमें हमें, क्योंकि वहां कल हमने किया था उसमें दिया हुआ था कि भाई वो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट a है, तो हो सकता है a बराबर 0 हो सकता है a पॉजिटिव हो सकता है a नेगेटिव हो, तो हमें ये हम ये चाहते हैं कि a की वैल्यूज निकालें कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम, यानी जहां मिनिमम आ रहा है वो पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम का मतलब ये है ना, और वो क्यूबिक एक्सप्रेशन है, और क्यूबिक में हमें डिपेंड कर, क्यूबिक उन्होंने बोल रिंग रखा कि क्यूबिक है, इसलिए हमें एक a बराबर 0 भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो a/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस आगे लिखा हुआ है a+2 इंटू एक्स स्क्वायर, a+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस और 3a-10, वो आगे x लिखा हुआ है इसके ना, और +2 ऐसा लिखा हुआ है, शायद नेक्स्ट लाइन में आपके ना, तो x उसको आगे कंटिन्यूशन में है, फिर +2 लिखा हुआ है ना। अब हमें पता नहीं है, क्यूबिक वर्ड भी यूज नहीं कर रखा उन्होंने, और वो क्यूबिक बोल देते तो a फिर नॉन जीरो ही होता, या तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता, तो हमें a बराबर 0 का भी केस कंसिडर करना पड़ेगा, और जो भी ये फंक्शन है क्यूबिक हो चाहे नहीं हो, इसका जो मिनिमा आ रहा है ना, x के जिस वैल्यू पर मिनिमा आ रहा है वो वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं ना, तो बस इसको डिफरेंशिएट कर दो पहले आप, तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास a एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a+2 इंटू एक्स, और फिर कितना आ जाएगा 3a-10, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट केस हमने मान लिया a बराबर 0, अगर a बराबर 0 है तो रख दो उसमें a बराबर 0, तो a बराबर 0 पर कितना आ गया 4x-10, और ये वैल्यू तो नेगेटिव आ ही नहीं सकती कभी, है ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो अगर मैं a को 0, भाई मिनिमा कहाँ आएगा, जहां f' 0 होगा वहीं तो आएगा, तो इसी में हमने a बराबर 0 रख के देख लिया, अगर मैं a बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, समझ रहे, a बराबर 0 वहां भी रख सकते थे, पर वहां रखते हैं फिर उसके बाद डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ता मिनिमा निकालने के लिए, तो a बराबर 0 तो हो नहीं सकता, समझ रहे। अब हम जाते हैं a को एक बार पॉजिटिव मान लो और एक बार a को नेगेटिव मान लो, तो पहले मैंने मान लिया a पॉजिटिव है ना, सेकंड केस a > 0, a > 0 तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और x क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, तो मिनिमा कहाँ आएगा बड़े वाले पर आएगा, तो बड़े वाले रूट को मुझे क्या करना है नेगेटिव करना है, तो बड़ा नेगेटिव होगा तो छोटा भी क्या होगा, दोनों को नेगेटिव कर दो बस, दोनों रूट डिफरेंट और दोनों नेगेटिव, तो डायग्राम बनाना आता ही है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड हो गया ना अभी, हम चाहते हैं इसके दोनों रूट क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, बड़ा नेगेटिव करना था अपने को, तो छोटा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, अगर बड़ा नेगेटिव है तो छोटा अपने आप नेगेटिव, अगर a पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड हो गया, दोनों रूट नेगेटिव आने चाहिए, डायग्राम ऐसा बना, तो बस कैलकुलेट कर लो, इससे आ जाएगा आंसर, बताया ना मैंने करके क्लास में। अब सेकंड केस और लेना पड़ेगा हमें, अब मान लिया थर्ड केस a <0, अब ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया,
अब अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया तो अब डायग्राम ऐसा बनेगा, अब डायग्राम ऐसा बनेगा। तो छोटे वाले रूट पर क्या आएगा, मिनिमा आएगा। तो इसका छोटा रूट निकालना पड़ेगा और उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। अब छोटा रूट अगर नेगेटिव है ना तो बड़े के बारे में कमेंट नहीं कर सकते आप। तो या तो ये है कि इसके पहले रूट निकालो, वो इरेशनल आएंगे, अनरूट में आएंगे, क्योंकि इसका डी जो है अच्छा खासा नहीं आ रहा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। तो रूट निकाल के छोटा वाला छांटो और छोटे वाले को नेगेटिव कर दो। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा वो, हालांकि कर सकते हैं, उससे भी इरेशनल इनइक्वालिटी से भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोकेशन रूट का कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं ना। तो अब अगर ए नेगेटिव है तो हम चाह रहे हैं इसका छोटा वाला रूट नेगेटिव आए। तो किसी क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड का छोटा रूट नेगेटिव करना है आपको। तो छोटा रूट नेगेटिव करने के लिए डायग्राम उसका ऐसा बन सकता है, ये बड़ा रूट हो गया है, छोटा रूट हो गया, बड़ा रूट पॉजिटिव कर दो, छोटे वाले को नेगेटिव कर दो, छोटे रूट को नेगेटिव कर दो, बड़े वाले को जीरो कर दो, या दोनों नेगेटिव कर दो। छोटा वाला नेगेटिव करना है, ये टारगेट है। बड़े वाले को पॉजिटिव कर दिया, एक बार बड़े वाले को जीरो कर दिया, एक बार बड़े वाले को नेगेटिव कर दो। अब देखना है इनमें से डायग्राम कौन सा पॉसिबल है, क्योंकि हमने ये कंसिडर कर रखा है कि ए लेस देन जीरो है ना। तो देखो अगर ए लेस देन जीरो है ना तो डायग्राम ऐसा बनने के लिए जीरो पर वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, जीरो पर वैल्यू और जीरो पर वैल्यू। लेकिन अगर ए नेगेटिव है तो इस एक्सप्रेशन की जो जीरो पर वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, अगर ए नेगेटिव है तो। समझ रहे मेरी बात। और अगर ए नेगेटिव आ रहा है, जीरो पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है, ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है, बस ये डायग्राम पॉसिबल। तो कुछ नहीं करना है, इस क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड के दोनों रूट क्या करने हैं आपको, नेगेटिव करने हैं। अब कंडीशन लिखनी आती है मुझे कि जीरो पर मैं नेगेटिव कर दूंगा, डी को मैं ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा, और वर्टेक्स का एक्स जीरो से छोटा कर दूंगा, उनका इंटरसेक्शन निकाल लूंगा। लेकिन जो इंटरसेक्शन आएगा उससे ए पॉजिटिव आएगा, वो जो इंटरवल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जबकि हमने एज्यूम क्या कर रखा है, एन। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी जब ए नेगेटिव है तो इसका डायग्राम ऐसा नहीं बन सकता। तो इस केस में कोई आंसर नहीं आएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद मालूम पड़ेगा। तो आंसर वही आएगा जो ए ग्रेटर देन जीरो से आया है, लेकिन केस हमें तीनों कंसिडर करने पड़ेंगे। समझ में आ गया, ऐसा नहीं कहा, ये थे बस शायद मेरे हिसाब से ना। तो आगे चलते हैं अपने ना। तो कहां तक आगे थे हम, क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए, कौन सा, अच्छा वॉल्यूम था स्फीयर के अंदर। हाँ तो मेरे हिसाब से निकाल लिया होगा आपने ना। तो उसमें एक स्फीयर था हमारे पास, उसका रेडियस आर था, एक स्फीयर था आर रेडियस का, उसके अंदर से हमें ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाला सिलेंडर कट करना था ना। तो बस कट कर लो आप, बड़े से बड़ा सिलेंडर बना लिया इसके अंदर हमने ना, ये ऐसे डायग्राम बना लिया, ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ये ऐसा आ जाएगा। स्फीयर गिवन है, इसका मतलब उसका रेडियस तो पता है हमें कि स्फीयर का रेडियस हमारे पास आर यूनिट के बराबर है ना। ये स्फीयर का कोई सेंटर होगा हमारे पास, और जो सिलेंडर है इसकी डायमेंशंस वेरिएबल है हमारे पास। तो हमने मान लिया भाई ये इसका रेडियस है, ये सब इसका सेंटर ये वाला आ गया ना। तो ये इसका रेडियस है हमारे पास ना, दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसके रेडियस को हमने आर मान लिया और इसकी हाइट को एच मान लो, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज एच। और जो स्फीयर का रेडियस है वो हमारे पास कैपिटल, ये सेंटर है उसका, इसको मिला दो इससे ना, दिस विल बी कैपिटल आर, ये स्फीयर का रेडियस हो गया। तो ये स्मॉल आर और कैपिटल एच, ये स्मॉल एच, ये वेरिएबल है दोनों ना। हो सकता है मैं थोड़ा ऊपर लूं, उसकी हाइट कम लूं, रेडियस को ज्यादा लूं, हाइट को और बढ़ाऊंगा तो रेडियस और कम हो जाएगी ना। यानी स्मॉल आर और स्मॉल एच दोनों वेरिएबल हैं और कैपिटल आर कांस्टेंट है। मैंने क्या स्मॉल आर लिखा था क्या, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर लिखवाया, तो बस इसमें कैपिटल आर की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, मतलब है ना। तो इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दो बस आप, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, दो, तो मुझे एक कम करना पड़ेगा, बस अब यहां से निकाल लो। तो ये हमारे पास आर है, ये कितना है, ये h/2 है हमारे पास, दिस इज h/2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, बस इसमें पाइथागोरस, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 4। अब यहां से आर स्क्वायर निकाल लो मेरे हिसाब से, और क्या,
एच निकालोगे तो अंडर वगैरह आएगा, इसलिए यहाँ से आर स्क्वायर निकाल के रख दो। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। और इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ से आर स्क्वायर निकाल के रख दो, तो v इज इक्वल टू पाई एच और बड़ी स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4। अब इसमें वेरिएबल क्या है एच, तो विद रिस्पेक्ट टू एच में डिफरेंशिएट कर दूंगा बस इसको, और उससे जो भी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है मुझे, तो जो भी एच आएगा उसको रख दूंगा वापस यहाँ, तो उससे निकल जाएगा। तो इसको v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट को अलग कर दिया मैंने, h माइनस पाई बाई 4 को अलग कर दो, इंटू एच क्यूब। पता अब डिफरेंशिएट करना है इसको अपने को। तो dv बाई डी एच इज इक्वल टू, सिंस dv बाई डी एच इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस का 3 पाई बाई 4 इंटू एच स्क्वायर। एंड फॉर मैक्सिमम मिनिमा dv बाई डी एच बराबर 0, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई डी एच बराबर 0, देयरफॉर h इज इक्वल टू 4 बाई 3 इंटू आर स्क्वायर। सही है शायद, ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये एच स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा ना। तो यहां से दो वैल्यू आएंगे, एक नेगेटिव आएगी जो पॉसिबल ही नहीं है, एक पॉजिटिव आ जाएगी हमारे पास। इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया तो पाई से पाई को काट दिया, और एच की वैल्यू आ गई 4 बाई 3 इंटू आर स्क्वायर। तो एच की एक ही वैल्यू आएगी यहाँ जो पॉसिबल है, और उस पर दिख रहा है डॉक्टर साहब डबल रेडियो, अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो ये माइनस का 3 बाई 2 एच पाई एच बन जाएगा, और डबल रेडियो नेगेटिव आ जाएगा, यानी ऐसा लेने पर ही हमारे पास उसका वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। देयरफॉर h इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3 और इंटू आर। और अगर डायमेंशन पूछते हो तो इस h को हम यहाँ रख देंगे, इस h को हम यहाँ रख देंगे, उससे स्मॉल r भी निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। अब मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो ये जो h की वैल्यू आई है, इस h की वैल्यू को रख दो बस यहाँ पर, इस h की वैल्यू को रख देंगे यहाँ, तो उससे जो है मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। और कितना आ रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 3 पाई आर क्यूब अपॉन 9। यह आ रहा है शायद मेरे हिसाब से, नीचे 3 रूट 3 आता है, तो छोटी क्लास में सिखाते हैं ना कि रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो उन टीचर की बात आज भी मानते हैं हम, छोटी क्लास में जो सिखाते हैं, तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे ऊपर तो रूट 3 आ गया और नीचे 9 आ गया। तो दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर which can be inscribed in a sphere of radius r। r रेडियस के स्फीयर के अंदर से अगर मैं मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर कट करना चाहूँ तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम ही आ सकता है ना। बस ऐसे फॉर्मूले वगैरह लिखने होते हैं इनमें ना, तो इनसे काम चलता रहता है हमारा। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखे ना। A right circular cylinder, a right circular cylinder, a right circular cylinder, a right circular, a right circular cylinder is inscribed in a given right circular cone. A right circular cylinder is inscribed in a right circular cone. Full stop. Find the altitude of the cylinder. Find the altitude. A right circular cylinder is inscribed in a given right circular cone. Given का मतलब वो जो cone दे रखा है उसकी dimensions आपको पता है, मतलब है ना, in a given right circular cone. Full stop. Find the altitude of the cylinder. Find the altitude of the cylinder so that the curved surface area. Find the altitude of the cylinder so that its curved surface area is maximum. Find the altitude of the cylinder so that its curved surface area is maximum. क्या एल्टीट्यूड कितना लें उस सिलेंडर का, भाई जो कौन है उसका डायमेंशन तो पता है अपने को, उस कौन में से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर कट कर रहे हैं हम, और हम चाहते हैं कि भाई वो किस तरह से कट करें कि उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम आ जाए।
तो एल्टीट्यूड को कितना लें कि कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम आ जाए? कौन में से हम सिलेंडर कट कर रहे हैं ना? तो ये कैपिटल आर और कैपिटल एच ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि कौन जो है वो गिवन है, उसकी डायमेंशंस कम ज्यादा नहीं हो रही। इस कौन में से हमने एक सिलेंडर कट कर लिया, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और हम चाहते हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो मुझे मैक्सिमाइज करना है ना। हो गया ना? तो बस कर्व सरफेस h/2 आ गया शायद आंसर है ना। h/2 मतलब वो इस h/2 यानी कौन की हाइट का आधा लो आप, यानी सिलेंडर की हाइट कौन की हाइट का आधा लोगे, तब जाके इसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, मैंने डायग्राम बना लिया, इसमें ये r वेरिएबल है और ये h वेरिएबल है, क्योंकि कौन हमें गिवन है तो इसलिए कैपिटल R कांस्टेंट है, कैपिटल H कांस्टेंट है। हमें एल्टीट्यूड निकालना है कि इसका एल्टीट्यूड कितना रखें कि जो कर्व सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का वो मैक्सिमम आ जाए। तो पहले हम जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको लिख लो आप। तो कर्व सरफेस एरिया को लिखा मैंने 2πRh, ये होता है मेरे हिसाब से ना, 2πRh, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। इसमें R और H दोनों वेरिएबल हैं, तो मुझे एक वेरिएबल कम करना है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगा यहाँ पर है ना। तो हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई इस एंगल को आप थीटा मान लो, लेट दिस एंगल इज थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, लेट दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को थीटा मान लिया। तो एक तो हम यहां लगा सकते हैं, इसको कुछ नाम दे सकते हैं अपन चाहें तो। ये मैंने इस पॉइंट को ओ मान लिया है ना, इस पॉइंट को मैंने ए एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को मैंने बी एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को हम सी एज्यूम कर सकते हैं, इस पॉइंट को मैंने डी एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को ई एज्यूम कर लिया। वो तो एज्यूम तो इसलिए कर रहा हूँ समझाने के लिए, खुद को करना हो तो एज्यूम करने की जरूरत नहीं है ना, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो हमने थीटा मान लिया इस एंगल को ना। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ ई सी, यहां लगा दो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर एंड बेस, एंड व्हाट दिस बेस इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो याद आएगा H माइनस स्मॉल h। एक बार इस बड़े वाले ट्राइंगल में से निकाल लो ओ ए बी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में से निकाल लो tan थीटा। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, एंड व्हाट परपेंडिकुलर इज कैपिटल आर एंड बेस इज एच। तो इसमें स्मॉल आर भी है, इसमें स्मॉल एच भी है। या तो स्मॉल आर निकाल के वहां रख दो, या यहां से स्मॉल एच निकाल के वहां रख दो, या तो ऐसे निकाल सकते, या सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं अपन चाहें तो। इसमें दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है हमारे पास। हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल सी डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये भी यूज कर सकते हैं हम चाहें तो। अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर देंगे। तो जैसे हम देखें ये 90, तो 90 के सामने वाली साइड को काम की नहीं है हमारे ना। एक तो हम देख सकते हैं ये जो एंगल था हमारे पास, इसके सामने की साइड एक तो ये है, और एक ये वाला एंगल निकालें, सेम ही होंगे ना दोनों एंगल ये। तो हम देख सकते हैं भाई हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है, हम बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं ओ ए बी में, उसमें एक कैपिटल आर ले लो, तो आर, दिस आर अपॉन, और ये दिस इज आर माइनस आर, समझ रहे हैं? आर माइनस आर इज इक्वल टू, और एक ये लेंथ, एक तो ये एच आ जाएगा और एक ये स्मॉल एच आ जाएगा, तो एच बाई एच हो जाएगा ना। सही लिखा है मैंने? बिल्कुल वो एच बाई एच आ जाएगा ना सर। तो ये हमने कैपिटल एच को ऊपर लिखा है, कैपिटल आर को भी ऊपर लिखा है, तो यहां से निकालो, यहां से निकालें, यहां से निकालें, एक ही बात है। यानी चाहे चाहे तो ऐसा लिख लो आप, जो दिमाग में आया उस वक्त को लिख लो आप अपने ना, और कैसे भी करके निकालो। मैं एच निकाल लेता हूं। तो अगर मैं एच निकालूंगा तो एच इज इक्वल टू, दिस इज एच बाई आर इंटू आर माइनस आर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। बस इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो आप, एच को निकाल के, तो उसमें सिर्फ स्मॉल आर बचेगा हमारे पास। तो देयरफॉर एच इज इक्वल, लेकिन हमें एल्टीट्यूड चाहिए ना, मैं एच चाहिए, तो इसलिए एच मत रखो आप, आर रखो। क्योंकि पहले अगर मैं एच को रखूंगा तो फिर आर आएगा, आर को फिर मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके एच निकलेगा वो। इससे बेटर है कि यहाँ से आप स्मॉल आर निकाल के रखो, यहाँ से स्मॉल आर निकाल लो और स्मॉल आर निकाल के रखो ना। तो कितना आएगा, आर माइनस आर इज इक्वल टू एच इंटू आर बाई एच, ये ऐसा आ जाएगा। देयरफॉर स्मॉल आर इज इक्वल टू आर माइनस आर इंटू एच बाई एच। सही है क्या? ये ऐसे लिख दो बस इसको ना। इसमें कैपिटल आर कांस्टेंट है, इसमें कैपिटल एच कांस्टेंट है, पर इस आर को निकाल के मार दो ताकि इसमें एच आ जाएगा बस, एल्टीट्यूड, और वो एच की वो वैल्यू निकाल लेंगे जिसके लिए कि वो सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम आ रहा हो, बस को रख दो वहां पर ना। तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 2 पाई एच, और आर की जगह रख दिया हमने आर माइनस आर इंटू एच बाई एच। पर इसको विद रिस्पेक्ट टू एच डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करने के बाद एच बराबर एच बाई 2 आ जाता है ना, आ जाएगा ना। तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू एच बाई 2। अगर हम हाइट को ये लेंगे तब जाके कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस तरह से इन सवालों को कर सकते हैं अपन। लिखें, नेक्स्ट सवाल लिखें। among all the regular hexagonal prism, among all the among all the among all the regular hexagonal prism, regular hexagonal prism, among all the regular hexagonal prism, find the dimensions of the prism among all the regular hexagonal prism of volume 36 centimeter cube, of volume 36 centimeter cube, among all the regular hexagonal prism of volume 36 centimeter cube, comma लगा दिया, find the dimensions of the prism with least total surface area, find the dimensions of the prism with least total surface area, with least total surface area among all the regular hexagonal prism of volume 36 centimeter cube, find the dimensions of the prism with least total surface area। मतलब दुनिया में ऐसे रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म बहुत सारे होंगे जिनका वॉल्यूम 36 सेंटीमीटर क्यूब होगा। उन सारे रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म जिनका वॉल्यूम 36 सेंटीमीटर क्यूब है, उनमें से हमें उस प्रिज्म की डायमेंशन निकालनी है जिसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ रहा हो, कम से कम आ रहा हो। यानी वॉल्यूम तो फिक्स कर दिया हमने, भाई वॉल्यूम अब 36 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे, तो हमें उन बहुत सारों में से उसकी डायमेंशन निकालनी है जिसका जो
टोटल सर्विस एरिया है वो कम से कम आए, क्योंकि टोटल सर्विस एरिया कम से कम आएगा तो बनाने का खर्चा कम से कम आएगा, तो महंगा कम पड़ेगा मतलब अपने को। मतलब 36 सेंटीमीटर क्यूब के इस वॉल्यूम वाले बहुत सारे रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म अवेलेबल है हमारे पास। हेक्सागोनल है और रेगुलर है, मतलब डायमेंशंस बराबर है ना। तो ये हेक्सागन बना दिया हमने एक, रेगुलर लिखा हुआ है इसमें, तो सारी डायमेंशन बराबर है इसकी, ये सारी लेंथ बराबर है इसकी। रेगुलर हेक्सागन बन गया है। प्रिज्म बनाना लेकिन अपने को, जो ट्रायंगल प्रिज्म देखा होगा ना आपने, तो सिलेंडर भी क्या एक प्रिज्म ही हमारे पास है ना, वो सर्कल नीचे था, उसी को ऊपर उठा के लेके आ गए अपन, प्रिज्म बन गया एक तरह से ना। तो हमें हेक्सागन प्रिज्म बनाना है। अब अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगे, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये ऐसे, क्योंकि सेंट्रल एंगल कितने आएंगे, 2π/6, सेंट्रल एंगल आएगा 2π/6। ये हेक्सागन, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए ना। अब प्रिज्म बनाने के लिए क्या करा, इसी को हमने ऐसे उठा लिया, ऐसे कैसे, इसको ऐसा कैसे उठा लिया मतलब मैंने ऊपर, ऐसा नहीं कि उठा के मैं यूं लेके आया इधर, फिर रेगुलर नहीं बनेगा वो, उठा के यूं भी नहीं लगे मैं इधर, ऐसे कैसे इसको उठा लिया हमने। मतलब अगर उन दोनों को मिला रहे हैं तो वो जो लाइन है ना, जो एल्टीट्यूड है, वो इस बोर्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है मतलब है ना, और सारी लेंथ बराबर होंगे। उठा के ऐसा नहीं, यूं नहीं करा उसको हमने, यूं नहीं करा, यूं नहीं करा, यूं नहीं करा, समझ रहे हैं बात, तो उससे प्रिज्म बन जाएगा ना। तो वो डायग्राम ऐसा बनेगा मतलब हमारे पास। ये हेक्सागोनल प्रिज्म बन गया हमारे पास। समझ में आ गया डायग्राम कैसा बना। इसी को उल्ट कर लिया ऊपर हमने ऐसे, जो नीचे था उसी को ऊपर उठा लिया बस। अब इसकी इसका वॉल्यूम तो फिक्स है हमारे पास, 36 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन में क्या निकालना पड़ेगा, एक तो ये साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी, और एक ये हाइट निकालनी है अपने को। हाइट कितनी ली है आपने, दो चीजें निकालनी है बस डायमेंशन के नाम पे अपने को। तो मान लिया जो हेक्सागन बना है उसका साइड लेंथ मैंने ए मान लिया, और ये जो हाइट है इसको एच मान लेते हैं अपन। इसको एच मान लिया मैंने, यानी समझ में आ गया ना, ये डायग्राम यूं बना हुआ है ऐसे। एक यही हेक्सागन, ये ऐसा बना रखा है, ये परपेंडिकुलर बोर्ड के, बस यहाँ एक हेक्सागन वापस बना दिया, प्रिज्म बन गया मतलब। तो हमें एक तो ये चाहिए और एक एच चाहिए बस हमें।
तो इसका वॉल्यूम लिख दो बस आप। वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का वॉल्यूम? जैसे सिलेंडर भी एक प्रिज्म है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? जैसे कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पिरामिड बनेगा तो 1/3 हो जाएगा। और अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका ये प्रिज्म ही है तो इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं हम। तो सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है इसमें ना। तो एरिया ऑफ बेस तो कितना हो गया? एरिया ऑफ बेस किसे निकालेंगे इसमें? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास, ये पूरा एरिया चाहिए मुझे, तो इसे एक का एरिया निकाल लो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया? 6√3/4। 6 इंटू √3/4 और साइड स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ बेस आ गया है ना। और इंटू हाइट का मतलब हाइट h हो गई हमारे पास, हाइट आ गई h। तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है अपने को, दैट इज 36 सेंटीमीटर क्यूब। तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, एक तो a और एक h, तो उसको कैलकुलेट कर लो आप। तो a² इंटू h इज इक्वल टू, तो वहां से 6 आएगा और 6 से फिर कितना आएगा? 6 24 8√3, दैट इज 8√3। यह आ जाएगा 8√3। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें a और h निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें इसको मैक्सिमाइज करना है ना। और हमें दे रखा है, हमें ये तो दे रखा है, और हमें करना क्या है? इसका टोटल सरफेस एरिया क्या करना है? कम से कम करना है। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया, और 6 जो लेटरल फेसेस बनेंगे उनका एरिया। और लेटरल फेसेस क्या होंगे? रेक्टेंगल होंगे ना, 6 इंटू h, वो रेक्टेंगल बनेंगे ना, समझ रहे हैं? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बना है जैसे, समझ रहे हैं आप? तो वो तो a होगा और वो हाइट कितनी होगी? h होगी। तो 6 रेक्टेंगल बनेंगे हमारे पास। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सिंस टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस एंड प्लस लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो हमें मिनिमाइज करना है। तो 2 की जगह 2 आ गया, ये आ गया 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर प्लस 6a इंटू h, प्लस 6a इंटू h, a इंटू h, a इंटू h, a इंटू h, 6a इंटू h आ गया ना। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो उसको। s इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? 3√3a स्क्वायर प्लस 6a इंटू h। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये मुझे मिनिमाइज करना है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल हैं, तो एक वहां से कम कर दो। तो वहां से बेटर है कि h निकाल के रख दो। a निकाल के रखेंगे तो एक तो अंडरूट वगैरह में आएगा और 2 बार रखना पड़ेगा ना, बस वहां से निकाल लो। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? तो सिंस h इज इक्वल टू 8√3/a², बस इस s को रख देंगे यहाँ पर ना, ताकि इसमें पूरा a आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू 3√3a² और प्लस 6a h, h इज 8√3/a²। तो विद रिस्पेक्ट टू a इसको डिफरेंशिएट कर दो, बस थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो। s इज इक्वल टू 3√3 इंटू a² प्लस कितना आ गया? 48 आ गया शायद, 48√3/a आ गया ना। बस इसको विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करके बराबर 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से a आएगा और h निकालने के लिए उसका यूज कर लेंगे। डायमेंशन चाहिए क्योंकि अपने को, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो। ds/da इज इक्वल टू 6√3 इंटू a और माइनस 48√3/a²। एंड फॉर मैक्सिमम मिनिमा ds/da बराबर 0। तो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 आ गया ना। तो a बराबर 2, यानी वो जो हेक्सागन था उसके साइड लाइन 2 यूनिट लेनी पड़ेगी अपने को, और बस a बराबर 2 को वहां रख दो उसमें ना। तो वी गेट h इज इक्वल टू 2√3, h इज इक्वल टू 2√3। आ गया ना समझ में? तो वो लिखना है बस h इज इक्वल टू, देयरफॉर h इज इक्वल टू 2√3। तो ये डायमेंशन अगर हम लेंगे, उस हेक्सागन की साइड लेंथ को 2 यूनिट लें और हाइट को 2√3 लें, तो उसका वॉल्यूम 36 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा।
लेकिन उसको बनाने का खर्चा कम से कम आएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया कम से कम आएगा, ताकि हमें कॉस्टली नहीं पड़ेगा वो ना, ये डायमेंशन हमें रखनी पड़ेगी, तब जाके वॉल्यूम मेंटेन रहेगा और सरफेस एरिया जो है कम से कम आ जाएगा। लिखें एक सवाल और लिखें नेक्स्ट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। Dimensions of regular square pyramid of least lateral surface area, of least lateral surface area whose volume is 36 root 2 centimeter cube, whose volume is 36 root 2 centimeter cube. Find the dimensions of regular square pyramid of least lateral surface area whose volume is 36 root 2 centimeter cube. अगेन वॉल्यूम फिक्स कर रखा उन्होंने, लेकिन अब की बार वो चाह रहे हैं कि जो लेटरल सरफेस एरिया है वो कम से कम आए ना, क्योंकि वो कपड़ा पड़ा लगाना होगा उनको ना पिरामिड के अंदर ना, ताकि वो एरिया कम आएगा तो पिरामिड को बनाने का खर्चा कम आ जाएगा। और क्या ना, जैसे मिलिट्री का टेंट लगता है ना, मिलिट्री जब एनसीसी के कैंप वगैरह में हो सकता है गए हो या कहीं लगा हुआ देखा हो, या कहीं पुलिस वाले अपनी चौकी बना लेते हैं ना टेम्परेरीली, तो वो एक कौन शेप में बनाते हैं, उस कौन शेप पे कपड़ा लगा देते हैं ऊपर। वो कपड़ा कॉस्टली होता है, गर्मी में गर्मी नहीं लगती उसमें और सर्दी में सर्दी नहीं लगती, तो वो कॉस्टली आता है ना। तो उनको पता होता है भाई इतनी जगह चाहिए मैं अंदर, तो पहले वॉल्यूम डिसाइड कर लेते हैं वो, और वॉल्यूम डिसाइड करने के बाद वो जो कर्व सरफेस एरिया है या लेटरल जो एरिया है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो कपड़ा कम से कम लगता है उसमें ना, ताकि कॉस्ट कम आ जाती है उससे। तो उस स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम उन्होंने फिक्स कर दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया है वो कम से कम आए। तो हमें उस रेगुलर स्क्वायर पिरामिड की डायमेंशन निकालनी है जिसका वॉल्यूम 36 सेंटीमीटर क्यूब है, 36 रूट 2 सेंटीमीटर क्यूब, और हम चाहते हैं उसका लेटरल सरफेस एरिया कम से कम आए। स्क्वायर पिरामिड मतलब बेस तो स्क्वायर हो गया ना, पिरामिड का वॉल्यूम लिखने के लिए 1/3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये पढ़ते हैं 10th क्लास में मेरे साहब है ना। फॉर्मूले भी लिखे हैं अपनी शीट में, वैसे कोई दिक्कत हो तो फॉर्मूले भी देख सकते हैं आप चाहें तो। तो बेस तो स्क्वायर बना दिया हमने ना, तो एक तो रेगुलर का काम पूरा हो गया भाई, स्क्वायर बेस है तो सारी डायमेंशन बराबर हो गई ना। अब पिरामिड में क्या एक टॉप होगा हमारे पास, जैसे कौन पिरामिड है हमारे पास, वो सर्कुलर पिरामिड हो गया, उसका बेस सर्कुलर है, ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने टॉप पर, और उस पॉइंट को क्या करा, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करने वाले हर पॉइंट से मिला दिया हमने, है ना। तो अगर वो राइट सर्कुलर होगा, अगर वो राइट सर्कुलर होता है या वो अगर रेगुलर होगा, तो वो जो टॉप आएगा हमारे पास, कौन का जो टॉप है, उसकी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करने वाले हर पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। और मान लो सर्कल नीचे पॉइंट में यहां ले लूंगा तो रेगुलर नहीं पड़ पाएगा वो, है ना। तो एक तो ऐसे बन जाएगा ना ये कौन, एक तो ऐसे बन सकता है, हम बनाते हैं राइट सर्कुलर कौन, हम बनाते हैं राइट सर्कुलर कौन, ये राइट सर्कुलर कौन हो गया ना। अब कौन तो ऐसा भी हो सकता है ना, कौन तो ये भी है ना, राइट सर्कुलर नहीं है ना ये, क्योंकि वो जो टॉप है उसके सरकमफ्रेंस पर लाई करने वाले क्रिसमस की कैप बन गई तो, है ना। तो मतलब उसकी टॉप जो है उसकी सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई करने वाले हर पॉइंट से डिस्टेंस सेम नहीं आ रही है ना। तो ये तो हमने बेस बना दिया है, यहाँ बेस सर्कुलर था, यहाँ बेस स्क्वायर बना दिया हमने ना। अब टॉप पे एक पॉइंट चाहिए, अब जो पॉइंट होगा उसकी इन चारों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, इन चारों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होगी, वो बोर्ड के ऊपर आ जाएगा पिरामिड बनाने के लिए।
बोर्ड के ऊपर बनाने के लिए हमने ऐसा बना दिया उसको ना, डायग्राम बोर्ड पे दिखाने के लिए ऐसा बना दिया उसको। ये इसकी हाइट मान ली हमने h, दिस द हाइट ऑफ दिस पिरामिड, ये इसके हाइट को हमने h मान लिया। इस हाइट का मतलब ये ऐसे h है, यानी वो पॉइंट यहाँ है ना, बिल्कुल वो स्क्वायर के सेंटर से यहाँ आएगा, क्योंकि अगर थोड़ा इधर होता ना वो, फिर डिस्टेंस बराबर नहीं आएगी, रेगुलर नहीं बनेगा मतलब। पर इसको अब सारे वर्टेक्स से मिला दो आप, इसको एक बार इस वर्टेक्स से मिला दो, एक बार इस वर्टेक्स से मिला दो, एक बार इस वर्टेक्स से मिला दो, और एक बार इस वर्टेक्स से मिला दो। ये सारे डिस्टेंसेस क्या हैं? बराबर हैं, सारे डिस्टेंसेस बोर्ड पे लेना बराबर है, लेकिन वो यहाँ टॉप पर है हमारे पास, और उसकी सारी डिस्टेंस बराबर है वो ना, ये सब डिस्टेंस बराबर है। तो इसको ABCD मान लो आप है ना, ये मैंने मान लिया ये A है, इसको मैंने B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, और इस टॉप को E मान लो आप। तो एक तो बेस में स्क्वायर है इसी, चारों डायमेंशन बराबर है, और वो रेगुलर का मतलब ये जो जो AE है, AE इजिकल टू ED इजिकल टू EC इजिकल टू EB, ये सब बराबर है हमारे पास। तो पहली बात तो इसका वॉल्यूम दे रखा है, और फिर इसकी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन में एक तो स्क्वायर की साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी, स्क्वायर की साइड लेंथ को हमने A मान लिया, एक तो A निकालना है, और एक इसका हाइट निकालना है पिरामिड का, बस एक A निकालना है और एक H निकालना है। और इस तरह से निकालना है कि जो लेटरल सरफेस है वो हमारे पास एरिया कम से कम आ जाए ना। अब इनमें लेटरल सरफेस क्या है? 4 ट्राइंगल है हमारे पास, चारों का एरिया बराबर होगा। समझ में आ गया? 4 ट्राइंगल है, क्योंकि वो ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, क्योंकि टॉप पॉइंट तो यहाँ है ऐसे, वो यूं मिला रखा है उसको हमने ऐसे। एक ट्राइंगल यूं बनेगा ना, एक ट्राइंगल यूं बनेगा, एक ट्राइंगल यूं बनेगा, और एक ट्राइंगल यूं बनेगा, उन चारों का एरिया बराबर है। तो किसी एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो जो लेटरल सरफेस एरिया है वो मुझे मिनिमाइज करना है ना। तो पहले इसका वॉल्यूम लिख लेता हूं मैं। वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट, 1/3 एरिया बेस इज दिस, हाइट इज दिस, एंड 36√2, ये ऐसा आ जाएगा ना। बस यहां से लिख दो A² इंटू H, 108√2, 108√2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये ऐसा आ गया हमारे पास है ना, ये तो वॉल्यूम लिख दिया हमने। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया लिखना है ना, यानी किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, क्योंकि ये सारी लेंथ बराबर है भाई। AD बराबर AB बराबर BC बराबर CD तो है ही सही है ना। अब जो ट्राइंगल बन रहा है वो यूं बन रहा है ऐसे, समझ रहे हैं आप बात? यूं इस एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है वैसे में, क्योंकि ये तो बराबर ही से सब। किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो लेटरल सरफेस एरिया लिख लेंगे, उसमें 2 वेरिएबल आएंगे, तो एक कम करने के लिए इसका यूज कर लेंगे अपने। अब वो एरिया कैसे निकालें अपने ना? तो एरिया निकालने के लिए हमें एक तो ये पता है ना, किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जैसे मान लो मैं EDA का एरिया निकाल रहा हूँ, EDA का एरिया, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो ध्यान से देखें, जो EDA ट्राइंगल हमारे पास है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या? आइसोसेलेस, क्योंकि उसमें AE बराबर क्या? ED हमारे पास है, मतलब ऐसा बना दिया उसको मैंने ना, ये ऐसा बना दिया, ये E आ गया, ये A आ गया हमारे पास, और D आ गया। अब इसका ये तो मुझे पता है AD क्या है? स्मॉल है हमारे पास है, बस ये हाइट निकालनी है हमें, इस पॉइंट की इससे हाइट निकालनी है, वाली हाइट, इस हाइट को निकाल लो बस। यानी वो डायग्राम अगर मैं वहां बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, वो उस E पॉइंट से हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया इस साइड पर, और ये इसके मिड पॉइंट पर आगे मिलेगा, ये मिड पॉइंट, क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये दोनों बराबर है हमारे पास। समझ रहे हैं बात? तो बेसिकली हमें ये बेस तो पता है, ये मुझे हाइट निकालनी है, ये मुझे निकालना है एक्चुअली, ये इसकी हाइट है एक्चुअली इस ट्राइंगल की, ये इस ट्राइंगल की हाइट है, इसको F मान सकता हूं चाहूं तो मैं, ये मुझे निकालना है ना, EF मुझे निकालना है। तो उसके बाद हाफ बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट लगा दूंगा बस मैं। हाँ, अब इसको कैसे समझ में आ गया? अब इसमें हमें निकालने के लिए, ये तो मुझे H पता है, तो ये इसको ज्वाइन कर दो आप इससे ना, ये इसको इससे मिला दो आप, तो ये कितना आ जाएगा? ये A/2 आ जाएगा, और ये H है ही सही, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम उसको निकाल लेंगे अपन। और इसको स्लैंट हाइट भी बोलते हैं हम, यानी इस पिरामिड की स्लैंट हाइट ये नहीं है, AE इज नॉट स्लैंट हाइट, ये AE स्लैंट हाइट नहीं होगी उसकी, स्लैंट हाइट ये है उसकी ना, इसको स्लैंट हाइट बोला जाता है पिरामिड की ना। समझ रहे हैं? डायग्राम दिख रहा है? समझ पा रहे हैं? बस इसमें निकाल लो। तो इसमें निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल लगा देंगे, इसको मैंने कुछ O पॉइंट मान लिया, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OFE H² प्लस
ए स्क्वायर बाई 4 और विल बी इक्वल टू ए एफ ई एफ स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर। इसको कुछ मान लो, एल स्क्वायर मान लिया इसको हमने ना, तो यहां से एल निकाल लेंगे अपन, तो एरिया कितना आ जाएगा, देयरफॉर एरिया या लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, कोई एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 हाफ बेस, बेस कितना है, कोई एडी मान लिया मैंने ना, और वो हाइट कितनी है हमारे पास एल, ये हाइट हमारे पास एल, ये इस एक ट्राइंगल का एरिया ए ई डी ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया हमने और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, समझ रहे हैं? मतलब इसमें ये निकालना है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, एस की जगह एस आ गया, या 2 और वाडी एडी, एडी स्मॉल है, एडी स्मॉल, अभी एल निकालना है, तो एल कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये एल आ गया हमारे पास। ये वो लेटरल सरफेस एरिया आ गया, चारों जो ट्राइंगल बने लेटरल, उन चारों का एरिया आ गया हमारे पास। अब ये हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल हैं ए और एच, तो मुझे एक कम करना पड़ेगा, और एक कम करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा, यहां से इस्तेमाल कर लूंगा। तो पहले इसकी स्क्वायरिंग कर दें। अब अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, ये अगर मिनिमम है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा, तो ऐसे स्क्वायर को मिनिमाइज कर दो आप, और उसको मैंने मान लिया कुछ जेड मान लिया ना, और वो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये ऐसा आ जाएगा ना, सही लिखा ना मैंने, बस इसको सोल्व कर लो पहले आप, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आएगा 4a स्क्वायर एच स्क्वायर और ए रेस्ट पावर 4 आ गया है, इस जेड को मिनिमाइज कर देंगे अपन, और वो ए स्क्वायर एच बराबर कितना था, 108 था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में, तो सिंस ए स्क्वायर इंटू एच, ए स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 108 रूट 2, ये ऐसा आ गया ना। बस यहां से एच निकाल के रख दो मेरे हिसाब से, तो ना ए निकाल के रखोगे तो 2 जगह रखना पड़ेगा ना, या आप तो ऐसा करो ना, हाँ ए स्क्वायर निकाल के रख दो एच स्क्वायर आएगा ना हमारे पास ये, हाँ तो ऐसा करो आप, तो एच निकाल के रखो ताकि एक जगह रखना पड़ेगा, सही लिखा है ना मैंने, ए स्क्वायर इंटू एच बराबर दिस, तो इसमें जो है यहां से निकाल के रख देंगे, तो जेड इज इक्वल टू, तर्फर जेड इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 तो मेंटेन रहेगा, और हम एच निकाल के रख रहे हैं, तो 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और एच स्क्वायर निकाल के रख रहा हूं मैं, तो 108 इंटू रूट 2 होल स्क्वायर और अपॉन ए रेस्ट पावर 4 आ गया, ये ऐसा आ जाएगा, ए रेस्ट पावर 4, इसमें एक ही वेरिएबल है हमारे पास, ए बस, अब सही लिख रहा हूं ना, बट यहां से निकाल लेंगे, अब यहां से मैं ए निकाल लूंगा पहले, इसको और सिंप्लीफाई कर लो डिफरेंशिएट करने के पहले, ए रेस्ट पावर 4 प्लस 4 इंटू 108 इंटू रूट 2 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बस विद रिस्पेक्ट टू ए मुझे डिफरेंशिएट करना है इसको, और यहां से ए निकालना है बस, तो dz बाई डी ए, dz बाई डी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 4a क्यूब आ गया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा कितना आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 2 अपॉन ए क्यूब, तो -2 इंट्रोड्यूस होगा, उससे 8 आ जाएगा, और 108 रूट 2 का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, और इससे कितना आ गया, ए क्यूब आ गया ना, ये क्यूब आ गया ना, ए टू द पावर -2 को डिफरेंशिएट कर दिया हमने, सही लिखा है। बट अब फॉर मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दो, और यहां से ए निकलेगा, फिर वहां से मैं एच निकाल लूंगा, तो फॉर मैक्सिमम डी एस बाई डी एस बराबर डी एस डी जेड बाई डी ए बराबर 0, तो जिसे मैंने 0 के बराबर इक्वेट किया, तो व्हाट वी गेट, 4 इंटू ए टू द पावर 6 इज इक्वल टू 8 इंटू 108 रूट 2 इंटू 108 इंटू रूट 2, ऐसे लिख दो, छोटी क्लास में से सिखाते हैं, 2 बार लिख दो उसको ना, तो मुझे ए निकालना है ना, तो ए निकालने के लिए मैं यहां से आ गया, दिस इज 2, नाउ 2 इंटू 108 इज 216, this is 216, और अगेन 108 into 2 is 216, तो 216 into 216 and 216 is 6 cube, therefore a बराबर 6, तो a to the power 6 is equal to this, और a to the power 6 is equal to 6 cube into 6 cube, therefore a is equal to 6, तो वो जो डायमेंशन आ गई स्क्वायर की, वो तो 6 यूनिट आ गई है ना। अब उसके बाद मैं h निकालूंगा, तो h वहां से निकाल लूंगा ना, तो 3 रूट 2 आ जाएगा मेरे हिसाब से ना, क्योंकि सिंस ए स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 108 इंटू रूट 2, ये था हमारे पास है ना, ये था ना,
तो 36 आ गया, 36 इंटू 3 से 108 आ जाएगा, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 3√2। तो ये डायमेंशन लेनी पड़ेगी अपने को ना, उस पिरामिड की डायमेंशन लेनी पड़ेगी। वो जो स्लैंट हाइट होती है ना, समझ में आ गया ना, वो स्लैंट हाइट वो साइड लेंथ ही है ना, वो जो टॉप से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, वो उसको स्लैंट हाइट होती है पिरामिड की ना। तो फॉर्मूला वगैरह भी होते हैं वो, लेकिन हमने सिर्फ देख लिया लेटरल सरफेस 4 आएंगे ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बस हमने। तो इस तरह से ये डायमेंशन आ गई, ये उस रेगुलर स्क्वायर पिरामिड की डायमेंशन है जिनका वॉल्यूम 36√2 सेंटीमीटर क्यूब है, और जिसका लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, कम से कम आएगा। तो अगर अब इस तरह से लेंगे डायमेंशन, तो कपड़ा कम से कम लगेगा या लेटरल सरफेस का एरिया कम से कम आएगा, एंड द वॉल्यूम विल बी 36√2 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक सवाल लिखे ना, बस लास्ट सवाल है हमारे मैक्स मिनिमा का। A perpendicular is drawn, a perpendicular is drawn from the center of the ellipse. A perpendicular is drawn from the, क्योंकि यही करना है वैसे हमें, फॉर्मूला याद होने चाहिए और बार बार सवालों में यही करना है अपने को। A perpendicular is drawn from the center of the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. a b से बढ़ा दिया हुआ है मैंने। A perpendicular is drawn from the center of the ellipse to any of its tangent, to any of its tangent, यानी हम इसकी किसी भी टेंजेंट पर इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना। Then find the maximum distance, then find the maximum distance between the point of contact of the tangent and the foot of the perpendicular, and the foot of the perpendicular। शायद मैंने हो सकता है लिखवा रखा हो आपको, ये जब लिस्ट पढ़ाया था, ये सवाल जेई में पूछा गया है एक बार ना सब्जेक्टिव एग्जाम में। Then find the maximum distance between the point of contact of the tangent and the foot of the perpendicular। कौन सा foot of the perpendicular? जो हमने सेंटर से ड्रॉ किया है टेंजेंट पर ना, उनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है ना। तो ये एक एलिप्स दे रखा है मैं, मतलब डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो बस कैलकुलेट करना है ना। ये एलिप्स बना लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल है, ये बड़ा दे रखा है मैं बी से ना। इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ना, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो कहीं भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और उस टेंजेंट पर क्या कर रहे हैं, फिर हम सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो ये कहीं हमने पॉइंट ड्रॉ कर दी टेंजेंट, तो मान लिया जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास है ये इसको पी मान लिया हमने ना, और इस पर सेंटर से यहां ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर, तो ये इस परपेंडिकुलर का फुट हो गया ना, ये इस परपेंडिकुलर का फुट हो गया ना। और हमें पी और एफ के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट का और ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी ना, ये हमें निकालनी है। मतलब मुझे पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है ना, पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को मैक्सिमाइज, इस डिस्टेंस की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी एक्चुअली, पी एफ। और पी एफ निकालने के लिए बस जिसने पी एफ निकाल लिया उसको दिक्कत नहीं आएगी। पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जो हम जानते हैं a cos थीटा कमा b sin थीटा है। लिस्ट पर लाई करने वाले किसी पॉइंट a cos थीटा कमा b sin थीटा पर हम टेंजेंट का इक्वेशन भी जानते हैं, a cos थीटा कमा b sin थीटा। टेंजेंट का इक्वेशन होता है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? a sec थीटा x माइनस का b cosec थीटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक कागज अपनी जेब में रखा करो आप, और बातें करने की जगह क्या है, जैसे फालतू ना उस कागज को निकालते रहा करो। मतलब 24 घंटे में बार बार बोलता हूँ उस बात को, बड़ा आदमी बनने के लिए 24 घंटे लोड लेना पड़ता है अपने को भाई। या तो फिर आप कोई उम्मीद मत रखो, भगवान जो देगा उसमें संतुष्टि कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो भगवान ने पैदा किया है तो वो सब इंतजाम करेगा आपका, ऐसी बात नहीं है ना। खाने पीने का हर चीज का इंतजाम कर रखा है उसने, लेकिन वो भगवान ने क्या लकीरें बना रखी है हाथ में, और एक स्कोप छोड़ रखा है इंसान के ऊपर कि तू अगर मेहनत कर लेगा तो तेरी लकीरें चेंज कर दूंगा मैं, वरना तेरी लकीरें तो लिख रखी है मैंने, तू चिंता क्यों कर रहा है, सब तेरा इंतजाम कर रखा है हमने। भगवान पे भरोसा रख लो, या तो फिर बस भगवान अब तू ही देखना बस, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं आने देगा आपको किसी चीज की, वो दिक्कत तो आपने क्रिएट कर रखी है अपनी लाइफ में।
ज्यादा एक्सपेक्टेशन से। अब सभी को आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर चाहिए होता है, इस दिक्कत तो आपने पैदा कर रखी है आपके लिए, हमने थोड़ी कर रखी। आपको चाहिए वो, तो भगवान ने कहा वो तो मेहनत से मिलेगा तेरे को। हाँ, तेरे को जो मंजूर और मैंने जो सोच रखा है वो ले ले आता तू, और अगर वो तेरे मंजूर नहीं है तो फिर मेहनत कर। इसे कर्म बना दिया उन्होंने एक। तो इसलिए वो फॉर्मूले याद रहने चाहिए। कर्म की बात आ गई, वो फॉर्मूले जो है वो ऐसे याद रहेंगे हमें ना। तो ये एफ पी डिस्टेंस निकालनी है, ये थीटा पे डिपेंड करेगी, और इस एफ पी डिस्टेंस को मुझे मैक्सिमाइज करना है, और इस एफ पी डिस्टेंस की मुझे मैक्सिमम निकाल के लानी है ना। घर से ये कोशिश करनी है ना, और घर से कोशिश करके लानी है ना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम। नेक्स्ट सन से मैट्रिक शुरू कर देंगे अपने ना, जब भी हमारी क्लास आएगी। होमवर्क लिखें जो करके लाना है आपको। इस सवाल को ऑनेस्टली ईमानदारी से अटेम्प्ट करें ना, मतलब सोचें इसमें कि अगर ये एफ पी डिस्टेंस निकालने में दिक्कत आए तो मैंने लिस्ट में ऐसा क्या पढ़ा है जिससे मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं। सबसे पहले टारगेट है डिस्टेंस निकालना। ये डिस्टेंस आएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा, और इन टर्म्स ऑफ थीटा आने के बाद ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा या कुछ और तरीका लगाऊंगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, कुछ और तरीका लगाऊंगा, या फिर मैं या तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करूंगा, या कोई और तरीका दिमाग में आ गया तो वो यूज कर सकता हूँ ना। लेकिन सबसे पहले वो एफ पी डिस्टेंस को लिखना पड़ेगा ना। तो होमवर्क लिख लें जो करके लाना है हमें। ये पहले जेई में आया हुआ है एक बार सवाल है ना ये। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। और इन सवालों को इंटरेस्ट से करें क्योंकि बोर्ड में भी आते हैं ये सवाल। ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने वाला सवाल बोर्ड के अंदर भी आते हैं ना, और बोर्ड में 75% चाहिए होता है अब तक तो अपने को। हालांकि वो सबका आ जाता है ना 75 जो, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं कर सकते कि हमारा आ जाएगा अपने आप। वो उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। E7 करना है इस बार। एक इंसिडेंट हुआ भी है ना, एडवांस में बच्चा हुआ लेकिन 75% नहीं आया उसके ना। कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल होते हैं हर साल है ना, एक आध कोई होता ही है। भगवान ना करे वो किसी के साथ हो, लेकिन किसी के साथ तो होता ही है हर एक एक साल, हर साल। फिफ्टीन शायद मैंने दे रखा था आज है ना। ये करके लाने हैं सवाल में। हमारी क्लास शायद अब लेट है ना, कल नहीं है शायद हमारी क्लास। हाँ तो ये करके लाने हैं हमें ना। और ये सारे मैक्सिमम के सवाल हैं, बोर्ड के अंदर भी आते हैं सवाल ऐसे है ना, इसलिए इनको ईमानदारी से करें है ना।